Hel- Hello, welcome to Vision Lavasna, the best platform for UPSC Civil Service examination for citizen of India as well as for all those who is preparing for any competitive exam. हैव यू एवर ट्राई टू वंडर अबाउट जीएसटी इन डिटेल्स? क्या आपने कभी कोशिश किया है कि जीएसटी क्या होती है उसको डिटेल्स में जानने की? आप अगर आस पड़ोस या खुद में भी देख लो तो आपको पता नहीं होगा कि जीएसटी होती क्या है। आपको थोड़े से स्लैब के बारे में आइडिया होगा क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आप खुद जीएसटी भर रहे हो तो आपको थोड़ी सी स्लैब के बारे में आइडिया होगी। या फिर आप एक कंज्यूमर हो, ओके तो आपको एक बिल मिल रहा है तो आप बस एक स्लैब देखते हो कि जीएसटी 8%, 18%, 9% के वे में लग रहा है, कुछ सेंट्रल को जा रहे हैं, कुछ स्टेट को जा रहे हैं, तो आपको इतनी सी आइडिया होगी। लेकिन क्या आपने इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश की हो? आइए आज इस वीडियो में मैं पूरे जीएसटी को डिटेल्स में बताऊंगा। ओके कि क्या जीएसटी होती क्या है, व्हाट इज जीएसटी, इसके मल्टी स्टेजेस क्या हैं, इसके वैल्यू एडिशन, ये कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है, जीएसटी की जर्नी क्या रही है, जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं, जीएसटी से पहले कौन सी टैक्स लॉ थी, जीएसटी कैसे प्राइस रिडक्शन करता है, वह क्या क्या न्यू कंप्लायंस जीएसटी के अंदर में आई है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही साथ कुछ एडिशनल नॉलेज के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। होप सो कि आप इस वीडियो में बने रहोगे अगर आपके अंदर क्यूरियसिटी है कि जीएसटी एक्चुअली में क्या है। अगर किसी भी टॉपिक को अगर हमें डिटेल्स में पढ़ना होता है तो वो वीडियो लंबा ही जाता है, इसीलिए पेशेंस रखिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। This is my new channel, Vizal Navasna. Please subscribe this channel and share to all those person who is curious to acquire knowledge. सबसे पहले मैं बात करूं टैक्स क्या होती है। टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है, एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि हर एक टैक्स पेयर पे इम्पोज किया जाता है। किन के द्वारा? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि वो एक फंड क्रिएट कर सके और उसे फिर वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर में वो यूज़ कर सके, पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के डैट मीन्स फ़ायदे के लिए उस फंड से वो यूज़ कर सके। और वो फंड क्रिएट कैसे होता है? वो फंड क्रिएट होता है जब हम एक फाइनेंशियल चार्ज एज अ कंपलसरी हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं। और हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तब पे करते हैं जब कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम पे वो टैक्स लेवी या फिर इम्पोज करता है। ओके, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आइए जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इसका जीएसटी से कैसे कनेक्शन है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली एक अथॉरिटी को जाकर पे करते हैं और ये एक तरीके का नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स होता है। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब अगर ये आप पे इम्पोज की हुई है तो इसकी लायबिलिटी या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को नहीं दे सकते। अगर ये आप पे इम्पोज किया गया है तो ये टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। वैसे टाइप के टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये सारे टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स में आते हैं क्योंकि ये टैक्स आप पे लगाए जाते हैं और आप जाकर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या तो अथॉरिटी को देते हैं। अगर मैं बात करूं कि सरकार को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है डायरेक्ट टैक्स में, वो कॉरपोरेशन टैक्स से होता है। ओके और ये एक नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है और साथ ही साथ इसे गवर्न कौन करती है? तो इसे गवर्न डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करती है। और ये रेगुलेट इसे कौन करता है? इसे रेगुलेट करता है सीबीडीटी। और अगर इसमें कोई लॉ भी बनानी हो तो ये लॉ इसमें सीबीडीटी, दैट मीन्स अगर इसमें कोई एडवाइस देनी हो डायरेक्ट टैक्स में तो सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देती है। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो है जो कि अगर किसी एक इंडिविजुअल पे लगाई गई है
तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर एक गुड्स बना रहा है, उस पर वो टैक्स भर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होलसेलर को दे देता है। वो होलसेलर फिर उस गुड्स पे टैक्स देता है, फिर होलसेलर रिटेलर को दे देता है, फिर वो रिटेलर उस गुड्स पे टैक्स दे रहा है, फिर वो रिटेलर एक कंज्यूमर को दे रहा है। दैट मीन्स वी कंज्यूमर, हम जब उस गुड्स को ले रहे हैं तो हम भी उसके टैक्स दे रहे हैं। दैट मीन्स आप देख रहे हो क्या हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में। मैन्युफैक्चर पे एक टैक्स दे रही है, वो टैक्स जो मैन्युफैक्चरर ने दिया वो किसको सौंप दे रही है टैक्स देने के लिए? एक होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टैक्स की जो लाइबिलिटी है, टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आते हैं? जैसे कि सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे तरीके की टोटल 17 टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आती है, और ये इम्पोज की जाती है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और वी कैन से सप्लायर टू द कंज्यूमर। ओके, तो इससे इनडायरेक्ट टैक्स को, ये जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स है, इस 17 इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी रिप्लेस करता है। आइए अब जानते हैं कि एक्चुअल में जीएसटी होती क्या है। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मतलब होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स था। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ओके, दैट मीन्स इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके एक टैक्स बन गया। दैट मीन्स पहले हम 17 इनडायरेक्ट टैक्स थी, और 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी बताने से पहले मैं बता दूं कि जीएसटी कौन सी बिजनेसेस या कौन सी इंटरप्राइजेस या कौन सी कंपनी देती है। जीएसटी उन पे ही इम्पोज किया जाता है जिनका टर्नओवर मिनिमम 20 लाख है। दैट मीन्स जिस भी बिजनेसेस की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की या जिस भी इंस्टीट्यूशन की टर्नओवर 20 लाख है, उसके ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 20 लाख और अबव। जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस टर्नओवर 20 लाख की कर लेती है, आप पे अब जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाता है। जीएसटी पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास कर दिया गया था, और ये 1 जुलाई 2070 से इफेक्ट में आ गया था। 2017 से इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं जीएसटी से पहले हमें क्या, जैसे कि हमें क्या हमारी टैक्स की स्ट्रक्चर थी। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लिए जाते थे पहले? जैसे कि कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ओके, जब वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो उसे वैट देना पड़ रहा है। जब उससे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है टू वेयर हाउस या फिर होलसेलर को, तो उसे वैट देना पड़ रहा है, उसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है। अगर वो डैट मीन्स होलसेलर से रिटेलर को दे रहा है तो हो सकता है यहाँ पे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत कुछ देना पड़े। ये तो डिपेंड्स करता है गुड पे, और डिपेंड्स करता है कि आप पोजीशन ऑफ मेकिंग गुड्स और टू ट्रांसफ़र वेयर। दैट मीन्स जहाँ से तुम बना रहे हो और जहाँ पे वो पहुँच रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे किस किस टाइप की टैक्स लगेगी। तो पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, फिर वो रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है तो वहाँ पे टैक्स लग रहा है। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि हमें टैक्स पे टैक्स भरना पड़ रहा था। वैट बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा, वैट बढ़ा, सर्विस बढ़ा। दैट मीन्स हमें हर जगह टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था। इस टाइप के टैक्स पे टैक्स जो हम देते थे, इसको कहते थे कैस्केडिंग सिस्टम। ओके, तो ये कुछ पहले स्ट्रक्चर हुआ करती थी जीएसटी से पहले, लेकिन इसको हटाने के लिए ही हम जीएसटी को लाए हैं। ओके, तो अगर हम जीएसटी के डिज़ाइन को देखें तो आज के दिन में भी हमें हर एक एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स पे हमें टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो केस इंट्रा स्टेट का हो, इंटर स्टेट का हो, या तो फिर दैट मीन्स विद इन यूटी हो, हमें आज भी टैक्स देना पड़ता है, और एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स पे देना पड़ता है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर से
होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर टू कंज्यूमर तक। आज भी हमें एवरी पॉइंट पे देना पड़ता है, बस डिफरेंस ये है जो हम वहाँ पे 2 या 3 टैक्स दिया करते थे लाइक वैट, एक्सरसाइज ड्यूटी, उसकी जगह पे अब हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, दैट वी कॉल जीएसटी। आज भी हमें देना पड़ता है, बट यहाँ पे जीएसटी 3 टाइप्स की है, दैट इज की जैसे कि अगर इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन अ स्टेट। अगर सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ महाराष्ट्र का, तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो विद इन महाराष्ट्र, दैट मीन्स महाराष्ट्र के अंदर में जो सेल्स ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। अगर महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रही है तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट। ओके, तो अगर इंट्रा स्टेट के अंदर में है तो वहाँ पे जो जीएसटी इम्पोज होती है वो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। बट अगर इंटर स्टेट हो रही है, दैट मीन्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका हो रही है, तो वहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स हो रही है, इसलिए वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज किया जाता है। ओके, और अगर जैसे कि दिल्ली तो ना ही स्टेट है, ओके, दैट मीन्स दिल्ली तो स्टेट नहीं है, तो वो एक यूटी है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगती है, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर वो दैट मीन्स इंट्रा यूटी हो रही है तो ओके। लेकिन अगर दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है, दैट मीन्स दिल्ली से कोई गुड्स बनकर महाराष्ट्र जा रहा है, तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑलरेडी लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मल्टी स्टेजेस ऑफ जीएसटी। मल्टी स्टेजेस ऑफ जीएसटी क्या होता है? जैसे कि जब आप परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे हो तो वहाँ पे जीएसटी लगेगी, जब आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी वहाँ पे जीएसटी लगेगी, वेयर हाउसिंग और उसे फिनिश गुड में कर रहे हो तो भी वहाँ पे जीएसटी लगेगी, होलसेलर को दे रहे हो तो भी वहाँ पे जीएसटी, सेल ऑफ प्रोडक्ट टू रिटेलर जीएसटी, सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर जीएसटी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आपको जब कंज्यूमर खरीद रहा है तभी जीएसटी देना पड़ता है, नो, आपको जीएसटी हर एक मल्टी स्टेजेस पे जीएसटी देनी पड़ती है। इसी को कहते हैं मल्टी स्टेजेस ऑफ जीएसटी, फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टू सेलिंग टू द एंड ऑफ कंज्यूमर। बट यहाँ पे आपको समझ आएगा, जब हम यहाँ पे एवरी पॉइंट पे जीएसटी दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा जीएसटी लाने का, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपको ये समझ आएगी कि एक इनपुट जीएसटी होती है, एक आउटपुट जीएसटी होती है, जो मैं आगे के स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि थोड़ी सी टैक्स पेयर में रिलीफ होती है। अब मैं बात करूं वैल्यू एडिशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी की, तो वैल्यू एडिशन क्या होती है? जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, उसने बिस्किट बनाने के लिए एक फ्लोर खरीदा, फिर उसमें शुगर डाला, फिर उसमें अदर मटेरियल्स डाले, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, जब उस मैन्युफैक्चरर ने उस बिस्किट्स को सेल किया और वो वेयरिंग हाउस के एजेंट के पास गया और अब वो उसे पैक कर करके लार्ज क्वांटिटी में बना दिया, जहां वो कार्टून्स में डाल दिया और उसे एक लेवल इट कर दिया, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जब वो मैन्युफैक्चरर के पास था तो उसकी वैल्यू, जब मैन्युफैक्चरर ने फ्लोर खरीदा, शुगर खरीदा और अदर मटेरियल से एक बिस्किट बनाया तो उसकी वैल्यू बढ़ी। अब वहाँ से वो एक वेयर हाउस एजेंट के पास गया, वहाँ पे वेयर हाउस एजेंट ने उसे कार्टून में किया, उसे पैक किया लार्ज क्वांटिटी में, उसे लेवल किया, तब उसकी वैल्यू पर बढ़ी। और जब वो वेयर हाउसिंग एजेंट रिटेलर के पास सेल करता है और रिटेलर क्या करता है, उस बिस्किट को स्मॉलर क्वांटिटीज में पैकेजेस करके उस पर इन्वेस्ट करता है मार्केटिंग में, तब उसकी अलग एक इंक्रीजमेंट होती है। तो आपको जीएसटी इन वैल्यू एडिशन, दैट मीन्स हर एक वैल्यू पे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे वहाँ पे गुड्स की एक अलग वैल्यू हो रही है तो आपको वहाँ पे भी जीएसटी देना है। वेयर हाउसिंग एजेंट के पास जब जा रहा है वो गुड्स, वहाँ पे एक वैल्यू बढ़ रहा है तो आपको उस वैल्यू पे जीएसटी देना है। अब जब एक रिटेलर के पास जा रहा है वहाँ पे एक वैल्यू बढ़ रहा है तो आपको उस वैल्यू पे जीएसटी देना है। दैट मीन्स आपके पास 3 अलग अलग वैल्यू आई एक गुड्स की, तो आपको 3 अलग अलग जीएसटी भी देना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी की,
तो अब ध्यान देना डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी क्या होता है। जैसे कि आप एक बिहार में हो, ओके, और एक गुड्स है वो बिहार में बन रही है, ठीक है, तो और वो गुड्स बिहार से बनकर बंगाल में आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमें जो जीएसटी है वो बिहार में देना पड़ेगा। नो, जीएसटी जो चार्ज किया जाएगा वो बंगाल पे किया जाएगा। दैट मीन्स जहाँ पे गुड्स बन रहा है वहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा है। गुड्स जहाँ कंज्यूम हो रहा है, दैट मीन्स उस गुड्स को फ्रॉम दैट मीन्स गुड्स बना बिहार में और अब वो बिहार से बंगाल आ रहा है और बंगाल में वहाँ पे कस्टमर खरीद के कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो जीएसटी देना पड़ेगा वो बंगाल में देना पड़ेगा, ना कि बिहार में देना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा गया है डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी, क्योंकि जहाँ पे इसकी ऑरिजिन है, जहाँ पे गुड्स बन रहा है वहाँ पे जीएसटी नहीं लग रही, जहाँ पे ये पहुँच रहा है और जहाँ पे ये लोग वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे जीएसटी लग रही है। इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी कहा गया है। याद रखिएगा, टैक्स इज दैट मीन जीएसटी इज levied at the point of consumption, okay, the entire tax revenue will go to the West Bengal, not Bihar. That means जो भी जीएसटी से पैसा आ रहा है वो बंगाल में जाएगा, ना कि बिहार में जाएगा, ओके, क्योंकि बिहार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और बंगाल कंजम्पशन स्टेट है, तो जो जीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो बंगाल में जाएगा, बिहार में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे भी सेलिंग हो रही है, तो उनको इनकम हो जा रहा है, ओके, उनको इनकम हो जा रहा है, वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन करके उस स्टेट में बेच रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको इनकम हो जा रहा है। इसलिए सरकार ने सोचा कि जब ये गुड्स किसी दूसरे स्टेट में जाएगी, वहां पे कंजम्पशन जब होगा तो उन स्टेट को भी थोड़ी सी फायदा मिलना चाहिए। और ऐसे टाइप के जीएसटी में क्या लग जाती है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। पैसा तो पहले सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट सेस के फॉर्म में दैट मीन्स फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को कंजम्पशन स्टेट को देती है। अगर मैं बात करूं जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, क्या जर्नी रहा जीएसटी का हमारे इंडिया में, तो 2000 में जब हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, दैट मीन्स ही सेटअप्ड कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। उन्होंने एक कमेटी का सेटअप किया जो कि जीएसटी के ऊपर एक कानून बनाए, एक ड्राफ्ट करे। 2004 में एक टास्क फोर्स, जो एक कमेटी की टास्क फोर्स थी, वो कहती है कि जीएसटी लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें करंट टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। तो 2006 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट दैट मीन्स हमारे देश में लागू किया जाएगा। 2007 में सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स को फेस आउट कर दिया जाता है और इसके रेट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है फ्रॉम 4% टू 3%। 2008 में जो इलेक्शन कमीशन है वो फाइनलाइज करती है कि जीएसटी डुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसको सेपरेटली लेवी करना चाहिए। दैट मीन्स ये डुअल स्ट्रक्चर इन द सेंस एक स्टेट का अलग और एक सेंट्रल का अलग। दैट मीन्स जीएसटी सेम होगा, दैट मीन्स रेट्स उनके अलग अलग होंगे और वो अलग अलग तरीके से इम्पोज किए जाएंगे। दैट मीन्स इनके रेट दैट मीन्स इक्वली होंगे, बट थोड़ा पैसा स्टेट को जाएगा, थोड़ा पैसा सेंटर को जाएगा। बट जो जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से इम्पोज होना था वो जीएसटी 2010 में नहीं होता है और कंप्यूटराइज कमर्शियल टैक्सेस लॉन्च हो जाता है, इसीलिए जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन किया जाता है। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आती है। कौन सी? 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आती है जो कि जीएसटी को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है।
ओके 2012 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो जीएसटी पे डिस्कशन करना स्टार्ट करती है और फिर इसे 279 बी के क्लॉजेस के अंदर में जीएसटी को डालने की बात चलती है और डाल भी दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी अपने जो डिस्कशन का रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में टेबल्स करती है, दैट मीन्स पार्लियामेंट में रखती है और 2014 को फिर 2014 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो जीएसटी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में और 2015 में ये जीएसटी बिल को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है बट ये राज्यसभा में पास नहीं होता। ओके 2016 में जीएसटीएन दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर को लाइव लाया जाता है और जीएसटी लॉ जो जीएसटी का जो मॉडल है उसको अमेंड किया जाता है, दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है और साथ ही साथ इसमें प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिल जाता है। फाइनली 2017 में फोर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा दैट मीन्स कैबिनेट के द्वारा पास किया जाता है और राज्यसभा के द्वारा भी पास किया कर दिया जाता है कब 29 मार्च 2017 में और फाइनली 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो जाता है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज फोर सप्लीमेंट्री बिल्स। फोर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल वही लाइक एक एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये चार सप्लीमेंट्री बिल होते हैं। ओके और फिर इसे 101 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी को इम्पोज कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी की एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट बताया था कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये सारे कैस्केडिंग इफेक्ट इसने हटाए। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगी जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी आने लगा बिजनेसेस में। स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा स्कीम मिलने लगे, कॉम्पोजिशन ऑफ स्कीम्स मिलने लगे, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन होने के कारण ये सिंपलियर हो गया जीएसटी कंप्लायंस और साथ ही साथ ये जीएसटी रिलेटिवली लेसर कंप्लायंस अंडर जीएसटी। ओके अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफ़ी रेगुलेट होने लगा, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को इसने काफ़ी बूस्ट अप दिया, साथ ही साथ इसके जो एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक है वो भी काफ़ी बढ़ने लगी। नेक्स्ट मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कंपोनेंट्स क्या होती है, चार कंपोनेंट्स है जीएसटी के। क्या क्या, एक है सीजीएसटी जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ऑन इंट्रा स्टेट सेल। दैट मीन्स अगर किसी एक स्टेट में सेलिंग हो रही है, दैट मीन्स विद इन द स्टेट हो रही है, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल में ट्रांजैक्शन हो रहा है और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर में ही हो रहा है तो वहाँ का जो टैक्स है वो किनके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा जिसे हम कहेंगे सीजीएसटी और साथ ही साथ उसी गुड्स पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कलेक्ट किया जाएगा जिसे हम कहेंगे एसजीएसटी। सपोज एक गुड्स है ए, ओके और वो गुड्स को सेल मतलब वेस्ट बंगाल में बना और वेस्ट बंगाल में ही सेल हो रही है तो उस गुड्स पे जो टैक्स लगेगा, दो टैक्स लगेगा, एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। ओके दैट मीन्स अगर उस पर 18% टैक्स लग रहा है तो सीजीएसटी सेंट्रल के खाते में 9% जाएगा और स्टेट के खाते में 9% जाएगा। ओके इस बात का ध्यान रखना। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ साइमल्टेनियसली एक गुड्स पे कब लगते हैं, जब ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट हो, दैट मीन्स इंट्रा स्टेट हो। यूटीजीएसटी क्या होती है? यूटीजीएसटी
जो कि विथ लेजिस्लेचर गवर्नमेंट है, जैसे कि इंट्रा यूटी सेल हो रही है, जैसे कि देखो दिल्ली है, ओके, विथ लेजिस्लेचर है। दिल्ली में अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है और दिल्ली में ही उसकी सेलिंग हो रही है, तो उस पर यूटी जीएसटी लगेगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके पैसे सेंट्रल के पास नहीं जाएंगे, उस पर क्या लगेंगे, यूटी जीएसटी लगेंगे। क्लियर है? इट इज द टैक्स कलेक्टेड बाय यूटी विथ लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा यूटी सेल्स। दैट मीन्स अगर ट्रांजैक्शन दिल्ली में हो रही है तो उस पर यूटी जीएसटी लगेगा, उस पर एसजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी क्या होता है? ये वो टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आईजीएसटी वो होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी टैक्स कलेक्शन होती है, और ये इंटर स्टेट पे लगता है। किस पे लगता है? इंटर स्टेट। सपोज अगर कोई गुड्स हिमाचल प्रदेश में बन रहा है और वो गुड फिर उत्तराखंड में सेलिंग हो रही है, तो उस पे लगेगी आईजीएसटी, जैसा कि मैंने बताया था। ओके, और ये किनके द्वारा आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। किससे कलेक्ट किया जाएगा? कंजम्पशन स्टेट। दैट मीन्स अगर हिमाचल प्रदेश में बन रही है तो उत्तराखंड से कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं टैक्स स्ट्रक्चर अंडर न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम, दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे हम देखते हैं कि ओल्ड रिजाइम में कैसा था टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू रिजाइम में कंपेरेटिवली कैसा रहा। जैसे कि देखो न्यू रिजाइम की अगर बात करूं, ट्रांजैक्शन अगर सेल्स विद इन द स्टेट एंड यूटी, अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है और विद इन यूटी है तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो क्या लगेगी? सीजीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी, और अगर यूटी का केस है तो यूटी जीएसटी लगेगी। और इसका जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स जो जीएसटी से रेवेन्यू आ रहा है वो इक्वली बिटवीन स्टेट और सेंटर डिवाइड हो जाएगा। और अगर यूटी का केस है तो इक्वली बिटवीन सेंटर एंड यूटी। दैट मीन्स अगर दिल्ली में गुड्स बन रहा है तो उसकी जो रेवेन्यू आएगी वो इक्वली, दैट मीन्स 18% है तो 9% दिल्ली के पास जाएगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ओल्ड रिजाइम क्या था? ओल्ड रिजाइम ये था कि अगर सपोज विद इन स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें जो टैक्स लगती थी वो वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था और सर्विस टैक्स लगता था। पता है वैट में क्या प्रॉब्लम था? वैट में ये प्रॉब्लम था कि हो सकता है बिहार का वैट का परसेंटेज कुछ डिफरेंट हो, महाराष्ट्र का कुछ डिफरेंट हो, कर्नाटका का कुछ डिफरेंट हो आई मीन, ओके, आंध्र प्रदेश का कोई डिफरेंट हो। तो हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि एक ही कंट्री डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट वैट। जैसे कि कोई फॉरेनर इन्वेस्टर होते थे, वो अगर इंडिया आते थे और वो महाराष्ट्र में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में एक अलग वैट, जब वो डैट मीन्स यूपी जाती थी गुड्स तो वहाँ पे उनको एक अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ता था, बिहार जाती थी अलग परसेंटेज, बंगाल आती थी अलग परसेंटेज, तो वो भी काफ़ी घबरा सा जाते थे। और इवन तक कि हमारे लिए भी काफ़ी एक डेट मीन्स कॉन्स्टेंट नहीं था कि हम उस स्टेट में गए तो उसका टैक्स का ये, उस स्टेट में ये वैट देना पड़ता था, उस स्टेट में ये वैट देना पड़ता था, एक अनयूनिफॉर्म थी। ओके, तो इस अनयूनिफॉर्मिटी को हटाने के लिए हमने जीएसटी को लाया। अब ये वैट नहीं देना पड़ता, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ता, ये सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें डायरेक्टली जीएसटी देना पड़ता है। अगर मैं न्यू रिजाइम अनदर ट्रांजैक्शन की बात करूं, अगर सेल हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जो न्यू रिजाइम है उसमें आईजीएसटी लगता है और टोटल रेवेन्यू इसका कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। दैट मीन्स देयर विल बी ओनली वन टाइप्स ऑफ टैक्स, that is central tax. In case of interstate, the center then share the IGST revenue based on the destination goods. That means total revenue पहले सेंटर के पास जाता है, फिर बाद में सेंटर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो कि कंजम्पशन स्टेट है, जिसको हम, जो कि जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जहाँ पे है उसका, उस स्टेट को बाद में वो शेयर करता है।
ओल्ड डिजाइन क्या थी, इस पे सीएसटी लगता था, डेट मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स लगती थी, एक्सरसाइज ड्यूटीज लगती थी, सर्विस टैक्स लगते थे। अगर कोई वन स्टेट से अनदर स्टेट क्या करता था, ट्रांजैक्शन करता था, ठीक है, तो उस टाइम पे तो सेल्स टैक्स डेट मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स सेम होता था। प्रॉब्लम किस में होता था, वैट में ज़्यादा होती थी। अगर मैं टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी, अगर मैं टैक्स लॉ की बात करूं अब बिफोर जीएसटी, तो वो कैसा था ये यहाँ पे हम देखेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता था कि स्टेट्स मेनली कलेक्ट करती थी टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड। स्टेट वैट के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट करती थी, और सबसे जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था वो यही था कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट रूल रहता था टैक्स लेने का। ओके, दैट मीन्स उस स्टेट का डिफरेंट रूल, इस स्टेट का डिफरेंट रूल, क्योंकि वो वैट के फॉर्म में ले रही है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी टैक्स अपना अपना रूल बनाता था अपने अपने स्टेट, और कितने भी परसेंटेज बढ़ा देते थे, कोई कम कोई ज़्यादा ऐसे लेते थे, ठीक है। इंटर स्टेट में पहले सेल्स टैक्स लगती थी, क्या लगती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड पे लगता था। और ये सारे के सारे क्या होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, बहुत सारे टैक्स इस पे लग जाते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल टैक्स, कितने सारे टैक्स इस पे लग जाते थे, जो कि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि जो कि कैस्केडिंग सिस्टम था। तो ये सारे चीज़ें पहले लगते थे। तो पहले जो जीएसटी था, जीएसटी से पहले वाला जो टैक्स लॉ था वो थोड़ा सा मतलब ऑड था अभी इसके कंपेयर से, क्योंकि बहुत सारी आपको अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स देने पड़ते थे, जिसके कारण प्राइस हाई हो जाते थे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा 17 टाइप्स के आपको टैक्स देना पड़ता था। कैन यू इमेजिन 17 टाइप्स ऑफ टैक्स। ऐसा नहीं है कि एक गुड्स है तो उस पर टोटली 17 टाइप्स के देने पड़ते थे, ऐसा नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 17 होते थे, और अगर एक गुड्स है तो उस पर 2-3 टाइप्स के लग ही जाते थे टैक्स, जिसके कारण प्राइस थोड़ी हाई रहती थी। देखो ये कुछ टैक्सेस हैं जो कि पहले 16-17 टाइप्स के टैक्सेस हैं जो कि पहले लगती थी, जैसे कि सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, इतने सारे टैक्स पहले हमें देने को पड़ते थे। लेकिन इन सारे 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को इन 3 टैक्स ने क्या कर दिया, इन 4 टाइप्स के टैक्स ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 4 टाइप्स के कौन से टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इन 4 टैक्स ने इनको क्या कर दिया। ऐसे तो हम बेसिकली 3 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यूटी तो सिर्फ यूटी में लग रहा है ना, ऐसे बेसिकली हम 3 कहेंगे। तो इन 3 टाइप्स के टैक्स ने क्या कर दिया, इन 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया। अब मैं बात करूंगा कैसे जीएसटी हमारे प्राइस रिडक्शन में मदद करती है। सबसे पहला तो यही बात है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करती है, कम कर देती है। कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है। हमें एवरी टाइम हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस देने पड़ते थे। दैट मीन्स मैन्युफैक्चर पे एक अलग टाइप का टैक्स देना पड़ता था। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, दैट मीन्स होल सेलर पे, तो वहाँ पे 2-3 टाइप के टैक्स देने पड़ते थे। आज भी हमें डिफरेंट पॉइंट पर टैक्स देना पड़ रहा है, वैल्यू एडिशन होने पर टैक्स देना पड़ रहा है, डिफरेंट वैल्यू में जीएसटी भी देना पड़ रहा है, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स देने पड़ते थे। बट यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे लेकिन आज भी तो हमें देना पड़ रहा है, लेकिन आज जो सेलर होते हैं वो इनपुट जब वो जीएसटीआर भरते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा जीएसटीआर क्या होता है, तो उस टाइम पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाते हैं। दैट मीन्स जो टैक्स उसने देखो जो टैक्स उसने मैन्युफैक्चर लेवल पे दे दिया था, अब वो सेलिंग लेवल पे जो टैक्स कलेक्शन करेगा वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, उसमें से माइनस कर देगा वो टैक्स को, तभी देगा। तो इस चीज का फायदा देखने को मिलता है, इसीलिए काफी ज्यादा प्राइस रिडक्शन है। जैसे कि मैं एक बात कहता हूं, एक गुड्स है, ओके, एप्पल एक गुड्स है, सपोज एक
कोई भी एक गुड्स है, जब आप उसको खरीद रहे हो तो उस टाइम पे आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चर, जब होलसेलर मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है तो उस टाइम पे टैक्स दे रहा है। जब उसको सेल करेगा रिटेलर को, तो उस टाइम पे जो उसने मैन्युफैक्चर को टैक्स दिया था वो अपना काट लेगा, दैट मीन्स माइनस कर लेगा, और जो रिटेलर उसको टैक्स दे रहा है उसमें से वो माइनस कर लेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वही एक टैक्स के फॉर्म में देगा। तो इससे प्राइस की एक रिडक्शन देखने को मिलती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द न्यू कंप्लायंस अंडर जीएसटी? न्यू कंप्लायंस क्या आई है जीएसटी में? दो, एक ई वे बिल्स आया है और एक दैट मीन्स ई इनवॉइसिंग आया है। ओके, ई वे बिल्स क्या है? इसे 1 अप्रैल 2018 में इंटर स्टेट के लिए लाया गया और 15 अप्रैल 2018 में इंट्रा स्टेट के लिए लाया गया। इसमें फ़ायदा ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, ट्रांसपोर्टर है, वो ई वे बिल्स को जनरेट कर सकते हैं एक कॉमन पोर्टल पे, फ्रॉम प्लेस ऑरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन। वो कॉमन एक पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, अपना एक बिल, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि टाइम की कमी होगी, दैट मीन्स इससे टाइम रिड्यूस होगा चेक पोस्ट पे, और इससे टैक्स इवेशन रिड्यूस होने में भी हेल्प मिलेगी। अगर मैं ई इनवॉइसिंग की बात करूं तो ई इनवॉइसिंग को 1 अक्टूबर 2020 से इसे बिजनेस में लाया गया, ठीक है। इससे फायदा ये है कि जो जिसका भी टैक्स, दैट मीन्स जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट मीन्स 2000, दैट मीन्स अभी 2021 फाइनेंशियल ईयर है तो प्रीसीडिंग क्या होगा, सॉरी अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर है तो प्रीसीडिंग क्या होगा 2021। अगर उसमें किसी का टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो वो क्या कर सकता है, वो ई इनवॉइसिंग का फायदा ले सकता है। उसका खुद का एक जीएसटीएन है, ओके, उससे वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है पोर्टल पे, और फिर वहाँ से वो दैट मीन्स ई इनवॉइसिंग का मतलब बेनिफिट उठा सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि डाटा जो इनकरेक्ट है या फिर डाटा एंट्री में जो एरर आ रही है उससे वो काफ़ी रिड्यूस होगा, क्योंकि जब आप जीएसटीएन पे रजिस्टर करा रहे हो अपने जीएसटीएन को रजिस्टर, दैट मीन्स ई वे से ले जा रहे हो, दैट मीन्स ई इनवॉइसिंग कर रहे हो, तो आप जो उसमें डाटा डाल रहे हो वो गलत होने की बहुत कम चांसेस होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क के द्वारा क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है। ओके, नेक्स्ट, वेरियस जीएसटी रेट स्लैब। जीएसटी में जो वेरियस स्लैब हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट। ओके, 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट क्या है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो तुम बोलोगे कि सर 0% आपने क्यों लिखा? 0% इसलिए लिखा, आप तो बोलोगे, तुम बोलोगे कि इसमें पैसा देना नहीं पड़ता है, मतलब जीएसटी तो भरना ही नहीं पड़ रहा है, 0% है, तो फिर 0% क्यों रखा गया है? 0% इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें जो भी गुड्स आते हैं वो गुड्स हो सकता है आज वो जीएसटी फ्री नहीं, मतलब वो जीएसटी फ्री नहीं कहलाएंगे, दैट मीन्स जो गुड 0% की स्लैब में है वो जीएसटी फ्री नहीं कहलाएंगे, उनका रेट जीएसटी लग रहा है, बट हो सकता है उन्हें फ्यूचर में उन्हें 0% के लिस्ट से हटा के 5% में डाल दिया जा सकता है। ओके, इसीलिए वो जीएसटी फ्री ना कहलाएं, इसीलिए 0% की स्लैब बनाई गई है, ताकि उन लिस्ट में जो भी गुड्स हैं वो जीएसटी फ्री ना कहलाएं और उसे उठाकर किसी फ्यूचर में किसी भी स्लैब में डाला जा सकता है। अगर मैं बात करूं 0% की स्लैब में कौन से आइटम्स आते हैं, दोज आइटम विच करेंटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी बट कैन बी इन एनी स्लैब इन फ्यूचर। आज वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब आज उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है, बट फ्यूचर में देना पड़ सकता है, जैसे कि राखीज विदाउट प्रीसियस मेटल्स, ब्रेड, शॉल्ट,
sanitary napkins, raw materials, eggs, besan, flour, natural honey, curd, sindoor, bangles, handlooms, newspaper, writies made of stone, काजल, ओट, राई, पिक्चर बुक, कलर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ये और भी बहुत सारे कुछ होंगे लेकिन मेनली मैंने कवर कर दिया है। ये सारे 0% की स्लैब में आते हैं। 5% की स्लैब में क्या आती है? अंडर दिस स्लैब द गुड्स ऑफ बेसिक एमेनिटीज आर कवर्ड सच एज सुगर। इस स्लैब के अंदर में जो गुड्स को कवर किया जाता है वो क्या है? जैसे कि शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, कॉफी, कोल, फर्टिलाइजर, टी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगरबत्ती, स्लाइस्ड ड्राई मैंगो, केसव नट्स, स्वीट्स, हैंडमेड कारपेट्स, लाइफ बोट, fish filled, unbranded namkeen, and life saving drugs are covered. The service under this slab include railways, airways, takeaway food, AC, non-AC restaurants, hotel rooms with a tariff less than 7,500 and special flight for pilgrims. Okay? ये 5% की स्लैब में आते हैं। अगर मैं बात करूं 12% की स्लैब में, तो 12% की स्लैब में क्या आते हैं? अंडर दिस स्लैब प्रोडक्ट्स लाइक सेलफोन, सेविंग मशीन, अम्ब्रेला, ज्वेलरी बॉक्स along with processed foods like frozen meat, fruit juice, बटर, चीज, घी आर कवर्ड। इस सर्विस के जो स्लैब में बिजनेसेस, दैट मीन्स द सर्विस अंडर दिस स्लैब इंक्लूड बिजनेसेस लाइक क्लास फ्लाइट टिकट्स एंड मूवी टिकट बिलो ₹100। ये सारे के सारे 12% की स्लैब में आते हैं। अगर मैं बात करूं स्लैब ऑफ 18% की स्लैब में क्या आता है? अंडर दिस स्लैब प्रोडक्ट्स लाइक हेयर ऑयल, सेफ्टी ग्लास, पास्ता, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, हेयर शैम्पू, ऑयल पाउडर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट, सेंट स्प्रे, लेदर क्लॉथिंग, कुकर्स, ऑयल पाउडर, कटलरी, बिनोक्यूलर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रिस्ट वॉचेस, सूटकेस, ब्रीफ केस, शेविंग, आफ्टर शेव, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम्स, मैट्रेस, मॉनिटर, टेलीविजन स्क्रीन, लिथियम आयन बैटरीज, वीडियो गेम्स आर कवर्ड। दैट मीन्स इसमें इस स्लैब में जो गुड्स आते हैं वो 18% की स्लैब में वो ये सारे हैं। और अगर सर्विसेज की बात करूं, द सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड रेस्टोरेंट विद इन होटल्स whose tariff are above ₹7,500, actual hotel bill below ₹7,500, movie tickets above ₹100। ओके, तो ये 18% की स्लैब में आती है। अगर मैं बात करूं 28% की स्लैब में क्या आती है? अंडर दिस स्लैब over 200 products are covered like cars, cigarettes, durable consumer products, high-end motorcycle, पान मसाला, weighing machine, cements are covered in this। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, the services under this slab include racing, betting in casinos, the actual bill of the hotel stay above 7,500। तो मैंने ये 5 स्लैब के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लिखे हैं, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। और मैं अगर स्पेशल जीएसटी स्लैब देखूं तो 0.25% सेमी पॉलिश्ड एंड कट स्टोन्स पे लगता है। अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट सर्विसेज अंडर वेरियस जीएसटी स्लैब, जो कि मैंने पीछे ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से स्लैब में किस टाइप की सर्विसेज आती है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैंने और क्लियरली इसमें सर्विसेज को क्लैरिफाई किया है। अगर मैं बात करूं जीएसटी ऑन लोन्स एंड एडवांस, पहले जो जीएसटी लोन्स पे लगती थी वो 15%, दैट मीन्स पहले जो जीएसटी नहीं लगती थी, पहले जो टैक्स लगती थी वो 15% लगती थी। अब जो जीएसटी लगती है वो 18% लगता है, दैट मीन्स 3% ज़्यादा लगता है। बट याद रखिएगा
ईएमआई पे जीएसटी नहीं लगता है और ना ही रीपेमेंट पे लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी जो लगता है वो प्रोसेसिंग चार्ज पे लगता है और ये वन टाइम ही ओनली देना पड़ता है। जैसे कि पर्सनल लोन में 18% का जीएसटी, होम लोन में 18% का जीएसटी, बिजनेस लोन में 18% का जीएसटी। ओके, जीएसटी एंड कार्स, इसमें देखो जी, कार्स एक लग्जरियस थिंग्स है, इस पर 28% का जीएसटी भी लगता है और साथ ही साथ इस पर एक सेस नाम का भी एक टैक्स लगता है। दैट मीन्स उस पर एक सेस नाम की भी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो इसकी जो टोटल जीएसटी रेंज है वो 29% से लेकर 50% तक चले जाता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। तो याद रखना, हमें जो कार्स पे सिर्फ जीएसटी ही नहीं, उस पर सेस भी देना पड़ता है। इसीलिए कभी बार हम वो होते हैं कि दैट मीन्स यार जीएसटी की स्लैब तो 28% पे ही एंड हो जाती है, बट मुझे कार में तो देना पड़ गया 35%। तो आप इसमें याद रखना कि इसमें सेस लगता है। सेस नाम एक टाइप का एक टैक्स है, वो टैक्स नहीं कह सकते इसे, दैट मीन्स टैक्स पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेस। ओके, टैक्स पे जो टैक्स लगे दैट इज कॉल्ड सेस। तो ये जो सेस है, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत बता दिया, नॉट टैक्स पे जो टैक्स, दैट मीन्स अगर कोई टैक्स है उसका कुछ परसेंट, अगर कोई टैक्स है सपोज 100 रुपया है, ठीक है, टैक्स तुम्हें देना पड़ रहा है 100 रुपीज़, और उसका जो 10% तुम दे रहे हो वो कहलाएगा सेस। सेस मीन्स टैक्स 100 रुपीज़ और उसका 10%, 110 रुपीज़, जीएसटी प्लस सेस दोनों मिला के 110 रुपीज़ हो रही है। इसी कारण से इसके जो परसेंटेज है जीएसटी के वो बढ़ जाते हैं फ्रॉम 29% टू 50%। 50% से मैक्सिमम नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं जीएसटी ऑन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में जो जीएसटी है, अफोर्डेबल हाउसेस के लिए 1% की लगती है, नॉन अफोर्डेबल हाउसेस के लिए 5% की लगती है। ओके, और एक बात याद रखना, जो जीएसटी रेट्स है वो वैरी करता है 5% टू 28%। वो डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का मटेरियल्स कैसा है, और ये हमेशा याद रखना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लगता है। ओके, कभी भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं लगता। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, अब हैंड ओवर करना है, तो ऐसा जो प्रॉपर्टी होती है और आप उस टाइम बुक कर रहे हो जब वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसे कहते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कभी भी जीएसटी नहीं लगता। अगर मैं जीएसटी ऑन फूड कहूँ तो जीएसटी ऑन फूड जो है उसमें 5% टू 18%, दैट मीन्स कोई भी फूड हो वो 5%, 12% या 18% के स्लैब में ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अभी तक किसी भी फूड को 28% में नहीं रखा गया है। और जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, बेक्ड प्रोडक्ट हो गए, केक्स हो गए, यही कुछ फूड्स हैं जो 18% में है। बहुत कम फूड्स है 18% में, अदरवाइज सारे फूड्स 5 या 0, 5 और 12 में ही निपट गए हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज नॉन जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज तो नहीं कह सकते, ऐसा कौन सा गुड्स हैं या फिर ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगती। अल्कोहलिक लिक्विड पे जीएसटी नहीं लगती, पेट्रोलियम क्रूड पे जीएसटी नहीं लगती, हाई स्पीड डीजल पे जीएसटी नहीं लगती, मोटर स्पिरिट पे जीएसटी नहीं लगती, नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगती, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जीएसटी नहीं लगती। अब बात करते हैं व्हाट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज बिपिन ने वेस्ट बंगाल में है, सपोज बिपिन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और वो एक गुड्स खरीदता है कहाँ से, बिहार से, जिसकी कॉस्ट है ₹100। एक गुड्स की कॉस्ट है ₹100 और बिपिन ने वहाँ पे 5% का IGST दिया। ठीक है, कब दिया, 5% का IGST दिया, तो 100 का 5% कितना, ₹5। तो बिपिन ने उस गुड्स के लिए कितने रुपीस दिए, 100 रुपये की गुड्स प्लस 5 रुपये की ₹5 IGST, तो टोटल 105 रुपीज बिपिन ने
ड्यूरिंग परचेज दिए, तो ये जो 5% उसने IGST दिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट GST। अब विपिन वो गुड्स को कर्नाटका में सेल कर रहा है, अब विपिन वो गुड्स को कर्नाटका में सेल करेगा, तो अगेन IGST लग रही है, राइट। जब वो विपिन उस गुड्स को कर्नाटका में सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो अब 105 में ही सेल करेगा, वो अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखेगा। तो विपिन ने क्या किया कि कर्नाटका में उस गुड्स को उसने 150 में सेल किया। कितना में? अपने प्रॉफिट को ध्यान रखते हुए 150 में सेल किया। जो कंज्यूमर या जो रिटेलर वहां पे वो गुड्स खरीदेगा उसको जो GST देना पड़ेगा वो 100 पे नहीं देगा, वो 150 पे देगा। ओके, और 150 पे जब वो 5% का GST देगा, कितना होगा? 7.5, राइट। तो ये जो 7.5 रुपीज दे रहा है वो IGST के फॉर्म में, ये कहलाएगी आउटपुट GST। क्या कहलाएगी? आउटपुट GST। ध्यान से समझना, जब विपिन परचेज कर रहा है किसी गुड्स को, उस टाइम उसने GST दिया, उसको कहेंगे इनपुट GST। जब वो सेल कर रहा है तो जो खरीदने वाला है उसने मुझे GST दिया, तो वो मेरे लिए कहलाएगा आउटपुट GST। तो जब मैंने खरीदा था उस टाइम मैंने 5 रुपये GST दिया था, जब मैंने बेचा तो मुझे 7.5 रुपया 7.5 रुपीज़ GST मिली। तो ये जब मैंने खरीदा था वो इनपुट GST थी, और जब मैंने बेचा वो आउटपुट GST आया। ओके, तो क्या मैं अब सरकार को पूरा 7.5 रुपीज़ दे दूंगा? नहीं। ओके, जो आउटपुट मेरा GST आया उसको मैं इनपुट GST को माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा? क्योंकि ड्यूरिंग परचेज मैंने सरकार को ऑलरेडी 5 रुपीज़ दे दिया है, तो अब मैं दोबारा 5 रुपीज़ नहीं दूंगा। क्या करूंगा? अब मैं उन सरकार को अपना इनपुट GST काट कर, दैट मीन्स 5 रुपीज़ काट कर ओनली 2.5 रुपये दूंगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट GST। और कब ये दूंगा? जब मैं GSTR फाइल करूंगा, उस टाइम पे मैं सरकार को ओनली 2.5 रुपये दूंगा, क्योंकि मैंने 5 रुपये इनपुट GST के फॉर्म में दे दिया था। तो डिफरेंस समझ आया? व्हाट इज इनपुट GST एंड आउटपुट GST? दैट मीन्स जब मैं बिहार में गुड्स खरीद रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने इनपुट GST दिया सरकार को, और जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो अब मैं सरकार को आउटपुट GST दूंगा, बट आउटपुट GST में से इनपुट GST को माइनस करके दूंगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड इनपुट GST एंड आउटपुट GST। व्हाट इज GSTR? GSTR मतलब होता है, जो मैंने पीछे बात किया था, GSTR मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। ओके, ये एक डॉक्यूमेंट्स होती है जिसमें डिटेल्स होती है इनकम की और सेल की और एक्सपेंसेस की, जो कि टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है। ओके, तो जो भी रजिस्टर्ड डीलर हैं वो GSTR रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें उन्हें परचेज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, सेल्स की देनी पड़ती है, आउटपुट GST ऑन सेल्स की देनी पड़ती है, और इनपुट GST ऑन परचेज की देनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखना, जब आप परचेज कर रहे हो तो वो हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, और जब आप सेल कर रहे हो तो वो आउटपुट GST कहलाएगा। व्हाट इज GSTIN? GSTIN मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो जो पहले 2 कोड होते हैं ना, फर्स्ट 2 कोड जो होता है वो आपका स्टेट कोड कहलाता है। दैट मीन्स आपकी बिजनेस कौन सी स्टेट में रन कर रही है, तो ये फर्स्ट 2 कोड आपके स्टेट कोड को कहलाता है। लास्ट 3 कोड यूनिक होता है, रेंडमली कोई भी कोड आ सकता है, और जो बीच के 10 कोड होते हैं, 10 कोड, वो आपके पैन नंबर होते हैं। दैट मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं। ठीक है। GSTIN जस्ट मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, जो नंबर हमें मिलता है वो हमें GSTN देता है। GSTN मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हमें GSTIN नंबर देता है, जिसमें हम
रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, किसके लिए? GSTIN के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं जीएसटी के काउंसिल मेंबर की, तो जीएसटी में टोटल 33 काउंसिल मेंबर है, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर। तो किसी भी काउंसिल मेंबर, जीएसटी के काउंसिल मेंबर के जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये 33 मेंबर कैसे क्या कॉम्पोजिशन है इनकी, कैसे बनते, देखो 28 मेंबर आते हैं एवरी स्टेट से, दैट मीन्स हर एक स्टेट से एक एक मेंबर आता है, ठीक है, वो 28 हो गए। वन आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और वन आते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस, जो कि आज में अनुराग कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमन। ओके, तो 28 हो गए स्टेट से, एक हो गए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और एक हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, तो 2 हो गए 30, और बचे 3, ये 3 आते हैं यूटीज विथ लेजिस्लेटर। तो हमारे इंडिया में 3 यूटी हैं जो कि विथ लेजिस्लेचर है। कौन कौन से? एक दिल्ली, जिनका खुद का विधानसभा है, पुडुचेरी, जिनका खुद का विधानसभा है, जिनका परसों रिजल्ट भी आया विधानसभा का, और एक जम्मू कश्मीर। तो 3 विथ लेजिस्लेचर वाली यूटीज हैं, जहाँ से 3 मेंबर आते हैं। तो टोटल मिलाकर हो गई 33, 28 फ्रॉम स्टेट्स, 1 is Union Finance Minister, 1 is Minister of State Finance, 3 from UTs with legislature. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडीज, जो कि इनसी दैट मीन्स कुछ डिटेल्स को हटा के अब मैं इंपॉर्टेंट बात में जो भी डिटेल्स में आपको बताना था मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानते हैं। जीएसटी इन्वोक कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में हुआ था। जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया क्या है? हमने ये कनाडा से लिया है। दैट मीन्स पूरी कंट्री में ओनली 2 कंट्री है जो डुअल मॉडल को फॉलो करती है। दैट मीन्स एक कनाडा फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है। तो पहले कनाडा में डुअल जीएसटी चलती थी, तो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। फर्स्ट स्टेट विच ब्रॉट जीएसटी बिल, पहली स्टेट कौन सी है जिसने जीएसटी बिल को लेकर आया था? वो है असम। फर्स्ट स्टेट विच अप्लाई जीएसटी, कौन सी स्टेट है जो पहले जीएसटी को अप्लाई की थी? अप्लाई यहाँ पे अप्लाई का मतलब है इम्प्लीमेंट की थी, दैट इज तेलंगाना। एडवाइजरी कमेटी ऑफ जीएसटी, दैट मीन्स जीएसटी का एडवाइजरी कमेटी कौन से थे? विजय केलकर कमेटी, ओके, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई गई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी कमेटी, जीएसटी कमेटी का पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आसिम दास गुप्ता। जीएसटी फ्रेम्ड अंडर विच आर्टिकल, जीएसटी को कौन से आर्टिकल में फ्रेम किया गया है? आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी बिल ब्रॉट अंडर, सॉरी मैंने वहाँ पे आपको कह दिया था 124 अमेंडमेंट बिल, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए मैं। एक्चुअली जीएसटी बिल जो लाया गया था वो अमेंडमेंट बिल 122 के अंदर में लाया गया था। ओके, जीएसटी इनेक्टेड अंडर, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इनेक्ट हुई है? अमेंडमेंट एक्ट 101। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अमेंडमेंट बिल है 122, दैट मीन्स 122वां बिल, बट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? हर एक बिल थोड़ी ना पास हो जाती है। दैट मीन्स 101 बिल आई, 100 बिल आई, ओके, सपोज सब पास हो गई। अब हो सकता है 100 से 121, दैट मीन्स फ्रॉम 101 टू 121 कोई बिल पास ना हुई हो, ओके, तो 122 बिल पास हो गई, दैट मीन्स 122वां बिल पास हो गया, तो अब वो एक्ट में आ गया। तो जो एक्ट बना अब जीएसटी का वो कौन से एक्ट में आया? 101। जीएसटी बिल प्रेसिडेंट, जीएसटी बिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे? वो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज अडॉप्टेड जीएसटी, पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज ने जीएसटी को अडॉप्ट कर रखा है? टोटल 160 ने। फर्स्ट कंट्री विच हैड अडॉप्टेड जीएसटी, पहले कौन सी कंट्री ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था? दैट इज फ्रांस इन 1954। जीएसटी इंक्लूड्स कितने टाइप्स के टैक्स जीएसटी में इंक्लूड्स हैं? 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया में, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है जीएसटी में। पनिशमेंट इफ जीएसटीआर नॉट फाइल्ड और एनी फ्रॉड, अगर आप जीएसटीआर फाइल नहीं कर रहे, क्यों करना पड़ता है जीएसटीआर फाइल?
उसमें आपके सारे डिटेल्स होते हैं, इनकम के, परचेस के, इनपुट जीएसटी के और आउटपुट जीएसटी के। इसलिए हमें जीएसटीआर फाइल करना पड़ता है, या किसी टाइप का फ्रॉड पाए जाते हैं तो आपको कितने साल की जेल होगी? 5 साल की जेल होगी। आईजीएसटी कम्स इन विच आर्टिकल? इंटीग्रेटेड जीएसटी को कौन से आर्टिकल में लाया गया है? आर्टिकल 2 कौन से आर्टिकल के अंदर में डाला गया है? आर्टिकल 269A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी को किस में डाला, फ्रेम किया गया है? 279A। और आईजीएसटी को किस में डाला गया है? 269A। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको पूरी जीएसटी को डिटेल्स में समझाने की। अगर फिर भी आपको जीएसटी ना समझ आया हो या कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। मेरी मेहनत को बेकार ना जाने दें। शेयर टू दोज who is curious to acquire knowledge and dream is to approach Lavasna। अगर जिनका ड्रीम अप्रोच लवासना का नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट खुद के फ़ायदे के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए जीएसटी को समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। स्टे ट्रिपल एच, हैप्पी, हेल्दी एंड हैंडसम।